हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। चलिए आज मैं आपको नेक्सॉन ईवी का ओवरव्यू देता हूँ कि नेक्सॉन ईवी कितने में पड़ती है, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप लेते हो तो आपके जेब पर कितना भारी पड़ती है ये, या फिर एक पेट्रोल गाड़ी जो कि नेक्सॉन क्रिएटिव पेट्रोल में भी आता है एक मॉडल, और उसके बाद ये भी नेक्सॉन क्रिएटिव 45 है। तो यानी क्रिएटिव के साथ मैं क्रिएटिव का आपको कंपैरिजन बता देता हूँ। नेक्सॉन क्रिएटिव जो 45 पेट्रोल की जो होती है वो हमारे पास अक्सर आप ये मान के चलिए कि लगभग 11 सवा 11 लाख में पड़ती है आपको ऑन रोड रजिस्ट्रेशन के बाद। और अगर मैं नेक्सॉन ईवी की बात करूं तो ये मुझे पड़ी है एग्जैक्ट विद रजिस्ट्रेशन, ये मुझे 14 लाख और 20 हज़ार में पड़ी है। तो अभी देखिए लगभग मानिए कि 3 लाख रुपए मैंने, अगर मैं पेट्रोल में लेता सेम गाड़ी मुझे मिलती, तो अभी मैंने इसको ईवी में लिया है तो पेट्रोल और ईवी में 3 लाख मैंने एक्स्ट्रा दिया है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि एक्चुअल में जो 3 लाख मैंने इसका एक्स्ट्रा दिया है वो ठीक है या मैंने कोई गलत डिसीजन लिया है। तो चलिए पहले तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाता हूँ जो आपको नेक्सॉन क्रिएटिव पेट्रोल में नहीं मिलती हैं, जो कि इसमें मिलती है। तो पहले तो इनके बीच में एक डिफरेंस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। एंड में मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बताता हूँ कि एक नेक्सॉन ईवी लेने पर बैंक से जो आपको लोन है वो कैसे प्रोवाइड होता है, और कितना लोन लेने पर आपकी ईएमआई क्या बनती है, और साथ में आप जो ईएमआई लेते हो या नेक्सॉन ईवी आप लोग परचेज करते हो तो वो कितने टाइम के लिए आपको जो है पूरी तरह से कवर कर लेती है, यानी जो पैसा डिफरेंस है उसको कितनी टाइम तक ऑक्यूपाई कर लेती है। तो चलिए इसका मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, नेक्सॉन 45 क्रिएटिव यानी जो हमारे पास पेट्रोल में आती है उसके अंदर भी एलॉय व्हील ही आते हैं, ये भी एलॉय व्हील में आती है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है, कोई भी गाड़ी आप चेक कर लीजिए टॉप मॉडल को छोड़ के, टॉप तो देखो वो भी 15 लाख से ऊपर जाती है, टॉप मॉडल को छोड़ के बाकी कोई भी गाड़ी ले लीजिए, हमेशा जो फ्रंट व्हील होता है वो तो आपको डिस्क मिलता है, लेकिन जो रियर व्हील होता है वो आपको हमेशा ड्रम मिलता है। लेकिन ईवी में ऐसा नहीं है, ये समझिए आप नेक्सॉन ईवी ये बेस मॉडल है, यानी लेटेस्ट जो 25 में जो गाड़ी लॉन्च हुई है, मैक्सिमम जो 45 किलोवाट का जो हमारे पास इसके अंदर बैकअप है, यानी जो बैटरी है 45 किलोवाट के साथ आती है ये। तो 45 किलोवाट बैटरी में ये एक तरह से बेस मॉडल है। अब मुझे कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि मैं इससे ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे सब कुछ इसमें मिल रहा है। जैसे कि देखिए रियर व्हील के अंदर भी यहाँ पे ड्रम नहीं है, ये भी क्या है एक डिस्क आती है। तो ऑल व्हील हमारे पास जो है वो डिस्क के साथ आते हैं, और साथ में ये जो है हमारे पास एलॉय व्हील के साथ आती है। चलिए अब इसकी और कुछ पहले इसका ओवरव्यू ले लीजिए आप। बैक से कुछ ऐसे दिखती है ये गाड़ी, और काफ़ी अच्छा लगभग बूट स्पेस सेम होता है, चाहे वो फिर नेक्सॉन अपना किसी भी मॉडल में हो। तो सीएनजी को छोड़ के आई थिंक सीएनजी का टैंक कुछ अलग से रखा होता होगा, बाकी इसमें कुछ खास तो बूट लगभग सेम मिलता है हमें। उसके बाद बात करें तो मैं मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ। आइए थोड़ा आज गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी के अंदर से हम लोग आपको सब कुछ बताते हैं इसका। और ये देख सबसे अच्छी बात, अगर आप कोई ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो तो इस तरह की, चाहे आप 2 से 3, मैं हमेशा ये रखता हूँ, कहीं भी गए अपनी चेयर खुद की लेके गए और लगा दी, और बड़े अच्छे से ये गाड़ी के अंदर बिल्कुल प्यार से सेट हो जाती है। ये देखिए इसको रखने के बाद भी पूरा जो है बूट आपका बिल्कुल ओके रहता है, ये कोई स्पेस नहीं लेती है। तो ये मेरे को बहुत बढ़िया। चलिए आइए गाड़ी के अंदर बैठिए, मैं आपको गाड़ी के अंदर का सारा व्यू देखता हूँ। ये मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। 2 ही पैडल होते हैं इसमें, और ये मैंने ब्रेक को दबाया, पुश बटन, ये मैंने इसको प्रेस किया तो कुछ इस तरह से इसकी स्क्रीन है, और इसका स्क्रीन का भी ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। देखिए पूरी गाइडलाइन के साथ है
कि मुझे हैंडल किस तरफ रोटेट करना है, और अलाइन व्हील जो है वो मैं उसको सेटअप कर रहा हूँ। और अभी भी और भी इसका मतलब ये कह रही है, तो ये लीजिए। अब जैसे बिल्कुल ओके आई है पोजीशन में, तो इसने ग्रीन कर दिया। अब देखो थोड़ा सा भी अगर लेफ्ट राइट है तो ये उसको शो करेगी। तो अभी जो है ये लीजिए। अब आप देख लीजिए, इसमें ऊपर की तरफ जो है ये यहाँ पे होता है इसका बैटरी परसेंटेज, और नीचे जो है वो रेंज शो करती है। और उसके बाद ये इसके मोड हैं, जैसे इसे मैं चेंज करूँगा, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इसमें ये 179 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। रेंज डिपेंड करती है इस चीज़ पे, ये जो AEC है यानी एवरेज एनर्जी कंजप्शन जो है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सीलेटर को जितना प्रेस कर रहे हो उस हिसाब से ये रेंज दिखाती है। मेरा जो गाड़ी को चलाने का एक्सपीरियंस है उसमें मैं लगभग डीजल, पहले मैं पेट्रोल रखता था तो उसमें भी लगभग 20 की मिनिमम माइलेज लेता था मैं। डीजल से मैंने फोर्ड इकोस्पोर्ट रखी है, उसमें भी कम से कम मैंने 21-22 की नॉर्मल माइलेज हमेशा ली है उससे। और अभी इससे EV से भी मैं लगभग मैंने 3-4 ट्रिप किए हैं। 8000 ये चल चुकी है, आप देख सकते हो 8003 किलोमीटर आज तक ये रन हो चुकी है। और अभी 51% बैटरी है, ये 179 की रेंज दिखा रही है। लेकिन मैं जिस तरह से इसको ड्राइव कर रहा हूँ, अगर मैं इसका AEC 129 से अब यानी 130 से नीचे नीचे अगर रहेगा तो ये 200 की रेंज भी देगी मिनिमम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो रेंज दिखा रही है वही आपके चलाने पर डिपेंड है। अगर मैं इसको पूरा स्पोर्ट्स मोड में चलाऊंगा या इसको सिटी मोड में चलाऊंगा, इको मोड के अंदर ये जो है वो कम से कम 51% में भी 200 किलोमीटर आराम से चलती है। मैंने बहुत बार चलाई है, मैं इसका भी आपको एक पूरा वीडियो बना करके आपको शेयर करूंगा। अब बात कर लेते हैं इसकी गाड़ी की। देखिए इसमें क्या क्या मिलता है। ये शिफ्टर होते हैं, जो जैसे अभी जो है इसको मैं प्लस करूंगा तो लेवल होते हैं जैसे इसके अलग अलग। तो उस लेवल में अभी जो ब्रेकिंग सिस्टम है, यानी क्योंकि जब आप किसी, अब देखो जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो रेंज भी बढ़ गई है, 182 हो गई है। इसको मैंने लेवल 3 पे किया हुआ है। कम करने के लिए ये लेफ्ट साइड में होता है, तो इसको अगर मैं ये माइनस करूँगा तो वहाँ माइनस हो जाएगा। ये देखिए माइनस, अब रेंज भी कम हो गई है। और करूँगा तो और कम हो जाएगी रेंज, 175 होगी। 0 करूँगा तो 170 की रेंज हो जाती है। तो जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते हैं मैं इसको लगभग 2 पे रखता हूँ। मेरे के लिए काफ़ी ठीक है मेरे को, क्योंकि इको मोड के अंदर नॉर्मल कभी बहुत बढ़िया मतलब रिस्पॉन्स देती है ये। अब बात करते हैं कि हमें मिलता क्या क्या है। स्टीयरिंग के ऊपर हमें लगभग म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल सारे के सारे यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। और कॉल का ब्लूटूथ के लिए म्यूट करना है या आपको वॉइस कमांड देनी है। उसके बाद ये हमारे पास इसका जो अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसको अगर हमने कोई किसी भी तरह का कुछ चेंज करना है, ट्रिप करनी है या कुछ भी है, तो ये उसके अंदर चेंज करके दे देता है हमें। ये इसके लिए। अब इसमें 7 इंच की एक स्क्रीन मिलती है जो कि काफ़ी है। प्रैक्टिकली हम अगर देखें तो शायद स्क्रीन का इतना बड़ा यूज तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वही बात है कि डिपेंड करता है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। हरमन का सिस्टम है विद आई थिंक इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर के साथ मिलता है ये। और उसके बाद ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ मिलता है ये। यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैनल है, ये कोई इशू नहीं होता क्रिएट की यहाँ बटन है या नहीं है, सारा सॉफ्ट टच है, बहुत बढ़िया बड़ा। और ये इस तरह से इसका शिफ्टर है जो कि अपना ये न्यूट्रल में, अभी देखिए पार्किंग के लिए ये डाल दिया। और ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को। ये वैसे तो सभी गाड़ियों में आता होगा, लेकिन जैसे पार्क असिस्टेंट है। और उसके बाद ये ऑटो होल्ड वाला जो सिस्टम है, ये जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तब तक ये ऑटो होल्ड जो है वो ऑन नहीं होता। ऑटो होल्ड तभी ऑन होगा जब सीट बेल्ट लगेगी। और इस तरह से कुछ इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हो गाड़ी का। तो अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी जो है, मुझे जो गाड़ी है वो लगभग, चलिए चलते बात करते हैं। आप गाड़ी जो है मुझे 14 लाख और लगभग 10,000 में मैं लेके आया था इसको शोरूम से। और उसके बाद क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो चंडीगढ़ का है, तो फिर मैंने चंडीगढ़ से इसको रजिस्टर्ड करवाया। तो वहाँ कोई ज़्यादा नहीं लगे, 2,000 रुपये वहाँ खर्च हुआ है। इसके बाद मेरा एक पैसा भी नहीं लगा। और अब बात करते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं। अब जहाँ आप देख सकते हो गाड़ी 8,000 किलोमीटर चल चुकी है। अब 8,000 किलोमीटर चल चुकी है
तो चलिए मैं इसकी आपको पूरी कैलकुलेशन बताता हूँ कि पहले तो बात कर लेते हैं कि इसका जो है वो बैंक से लोन का क्या सिस्टम है। देखिए शायद आपको पता ना हो, जो ईवी होती है, ईवी वैसे नॉर्मल गाड़ियों का जो बैंक लोन करता है वो मैक्सिमम 7 ईयर के लिए करता है, लेकिन जो ईवी होती है, कोई भी ईवी गाड़ी आप लेते हो तो ईवी के लिए जो बैंक है वो आपको मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 10 साल तक भी देता है, यानी 10 साल तक भी आप इसका ईएमआई करवा सकते हो। ये सिर्फ ईवी में ऐसा ऑफर होता है। और अब जैसे वही है कि आप लोग, आपका बजट है कि आप 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हो नेक्सॉन पेट्रोल के ऊपर, और अगर आप 2 लाख एक्स्ट्रा डालते हो तो उसका आपकी जेब पे कितना भारी पड़ेगा। देखिए पहली बात तो ये कि ये गाड़ी जो है ईवी गाड़ी, जब इसका आप लोन लेते हो तो बैंक जो है आपको 3 साल एक्स्ट्रा टेन्योर देता है, उससे आपकी ईएमआई छोटी हो जाती है। मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बताता हूँ अभी कि अगर आप 10 लाख रुपया लेते हो बैंक से तो 10 लाख का आपको पर मंथ ईएमआई कितना बैठेगा 10 ईयर के लिए। इंटरेस्ट की बात है तो वो तो आप अपने खुद को मैनेज भी कर लेते हो कि आपने मान लो आज 10 लाख का लोन ले लिया है, कल को आपको लगता है 1-2 साल चलाने के बाद आपको लगता है कि आपके पास कुछ एक्सेस अमाउंट आ गया है, तो आप उसको डायरेक्ट उस अकाउंट में डाल दीजिए। आपका जितना 3 साल का आप सोच रहे हो कि ब्याज एक्स्ट्रा लगेगा, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पेड करोगे, उसको आप बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हो अगर आप हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई भी इसमें पेड करते हो। तो सारी कैलकुलेशन के साथ मैं आपको अभी बताता हूँ, तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मैं इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो समय समय पर डालता रहता हूँ। क्योंकि मैं ट्राई सिटी चंडीगढ़ में रहता हूँ तो यहाँ का भी लगभग जो भी मुझे लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन वाला सिस्टम है, या चंडीगढ़ में जो लोग दूर दराज के हैं वो कभी सोचते हैं कि चंडीगढ़ आए, कौन कौन सी जगह घूमने वाली है, कहाँ पे क्या है, तो वो भी मैं सारा इसके अंदर डालता रहता हूँ चैनल पे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए मैं अब आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। अब चलिए आपको मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। अब जैसे देखिए अभी तक जो मेरी गाड़ी है वो 8,000 किलोमीटर चली है। अगर ये एक पेट्रोल कार होती तो 18 से माइलेज मिलती, और उसके बाद लगभग 445 लीटर गाड़ी चलती। 96.5 का रेट है ओवरऑल, हम मिला लें 43,000 का मतलब अब तक का मेरा पेट्रोल लगना था, और 6 महीने मेरी गाड़ी को हो चुके हैं, तो पर मंथ 7,166 रुपये का खर्चा था। और यही मैं अगर बात करूं, कंपेयर करूं ईवी से, मेरी को क्या बचत हुई है। 8,000 चलिए, 8,000 में से लगभग 50% मैंने घर पे चार्ज करी है। घर पे जो चार्ज करते हो वो पर किलोमीटर का आपका 70 पैसे का खर्चा होता है, जबकि अगर आप बाहर जाते हो ये मैक्सिमम रेट है, हालांकि मिनिमम भी होते हैं, कई बार 14 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये, लेकिन मैंने मैक्सिमम लगाया है 23 रुपये का रेट लगाया। अगर मैं मैक्सिमम तो भी हमारे को 2.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी का खर्चा आता है, तो मोटा मोटा 10,000 इस पे, यानी 8,000 किलोमीटर कवर करने में, जहाँ पे वो 43,000 का पेट्रोल पिएगी, यानी वहीं पे मेरी ईवी ने आज तक का 12,800 का मैक्सिमम बता रहा हूँ ये, जबकि इससे कम ही हुआ होगा, क्योंकि मेरी ज़्यादा गाड़ी मतलब घर पे ज़्यादा चार्ज हुई है, बाहर बहुत कम गई है। और बाहर भी मैंने बड़े चार्जर से इतने हाई रेट पे नहीं किया, 14 या 15 रुपये या 16 रुपये वाले चार्जर से ज़्यादा चार्ज होती है। वो डिपेंड करता है कि अगर हमारी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बड़े चार्जर आ गए, मान लो कई कंपनी के रेट बहुत हैवी हैं, कई कंपनी के रेट बड़े नॉर्मल हैं। जैसे अगर आप इंडियन ऑयल से करते हो तो उनका फिक्स रेट है 14 रुपये, विद जीएसटी आपको 15.5-16 रुपये पड़ जाता है, ठीक है। आप उसके हिसाब से लगा के देखो, ये 2 रुपये पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी 2.5 रुपये के हिसाब से कर रहा हूँ, तो 10,000 रुपये वो, तो टोटल हो गया 12,800। वहाँ पे खर्च हुआ था 43,000, जहाँ हुआ है 12,800, मोटा मोटा 13,000 ही लगा लो। अगर मैं 6 मंथ से इसको डिवाइड करूँ तो लगभग 2166 रुपये पर मंथ का मेरा खर्चा है ईवी का, और वहाँ कितना आ रहा था 7,166। यानी अब आप ये देखो, मोटा मोटा 5,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पेट्रोल हर साल, हर मंथ, मतलब ये जो भी है ज़्यादा जला रहे हो। अब बात करते हैं लोन की। ईवी के ऊपर क्या है कि अगर आप लोन लेते हो, मान लो एक अमाउंट ले लें भी, आप 10 लाख लोन ले रहे हैं,
पर लाख का 1240 रुपये पड़ेगा आपको, क्योंकि ईवी के ऊपर जो लोन है वो 10 ईयर के टेन्योर में मिल जाता है, जबकि पेट्रोल या डीजल गाड़ी है तो उस पर आपको 7 ईयर ही पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये 1240 रुपये, अगर 10 लाख भी लेते हो तो 12,400 रुपये आपकी EMI प्लस 2166 रुपये का आपका मंथली खर्च, यानी टोटल 14,000 14,500 लगभग आपको जेब से पे करना है हर मंथ, अगर आप एक ईवी गाड़ी लेते हो। जबकि वही अगर आप एक पेट्रोल कार लेते हो जिसमें कि आप स्टार्टिंग में कितने दे रहे हो, मोटा मोटा 11 लाख। तो अब आप यहाँ पे जब लोन लोगे तो आपको पर लाख का, क्योंकि 7 साल से ज़्यादा मिलता नहीं है, 1,550 रुपये, और इंटू में 10 करें 10 लाख का तो 15,500 तो आपका EMI बैठती है, और 7166 रुपये जो मैंने ऊपर निकाला था पर मंथ का, तो वो है मिला के 22,666 रुपये, मोटा मोटा 23,000 के करीब है। तो इनका अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कहाँ आप 14,500 भर रहे हो विद फ्यूल, और कहाँ आप 22,000 22,500 भर रहे हो। तो इनका जो डिफरेंस निकल के आता है लगभग 8,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। अब आप यही देखो कि क्या जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो 3 लाख का, उसको अगर हम कैलकुलेशन कर, यानी एक पेट्रोल कार में अगर आप 3 लाख रुपए बचा रहे हो तो 8,000 रुपये जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, अगले 36 महीने तक आपके ये 3 लाख कवर होते हैं। यानी अगले 3 साल में आपने जितने की एक्स्ट्रा गाड़ी की ली है पेट्रोल की उसकी ईवी, वो आपके कवर होते हैं। और दूसरी बात, सिर्फ इतना ही नहीं, अगले 3 साल के बाद जो गाड़ी है वो आप जो गाड़ी का रेट है वो उसको रिड्यूस करना शुरू कर देगी। मैंने सारी कैलकुलेशन लगाई थी कि, और दूसरी बात यह है कि पहले मेरे को जैसे अपने गांव में जाना होता था, मैं यहाँ ट्राई सिटी पिंजौर में रहता हूँ, ट्राई सिटी पंचकुला में, पंचकुला पिंजौर यानी चंडीगढ़ के अंदर ही। तो यहाँ से मेरा जो है वो 200 किलोमीटर है। लगभग मेरी डीजल कार 2,000 का तेल पीती थी आना जाना अप डाउन। आज मैं घर पे चार्ज करता हूँ और लगभग 300 रुपये में वापस आ जाता हूँ। एक तो ये कि करंट मेरी जेब पे भारी नहीं पड़ रही है, मैंने जो एक्स्ट्रा लोन लिया है या एक्स्ट्रा मेरे को टेन्योर है। और अब बात करते हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ आप ब्याज 10 साल के लिए दोगे और यहाँ आप ब्याज 7 साल के लिए दोगे, तो उसकी कैलकुलेशन कौन करेगा? तो उसकी कैलकुलेशन भी है। देखिए, अगर हम 10 साल ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं, ठीक है, हम 3 साल एक्स्ट्रा ब्याज देंगे 10 लाख का, लेकिन एक चीज़ नोट करो ना कि मैं हर साल कम से कम एक EMI इसमें एक्स्ट्रा पे करूँगा। यानी जहाँ मुझे 12 पे करनी है मैं उसमें 13 पे कर दूंगा। स्टार्टिंग के 3 से 4 साल अगर मैं एक EMI भी एक्स्ट्रा पे कर देता हूँ तो जितना भी एक्स्ट्रा 3 साल का है ना वो अपने आप कवर हो जाता है। आप इसी कैलकुलेशन करके देख लिए, ये कोई बैंक वाला आपको नहीं बताएगा, क्योंकि बैंक कभी भी नहीं चाहता है कि आप डायरेक्ट अमाउंट, जिस लोन अमाउंट, चाहे वो होम लोन हो, किसी भी टाइप का लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, कुछ भी है, और ये सारा मैं गवर्नमेंट बैंक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए कि कोई भी बैंक वाला आपको ये चीज़ क्लियर कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपने जो लोन लिया है उसको आप एडवांस में पे करो। क्योंकि अगर आप उसको अपने मैनुअली उसको डायरेक्ट उसमें एक आधी या 2-3 इंस्टॉलमेंट, जैसे आपके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया आपने पे कर दिया, तो उससे आपका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बचता है। उसकी कैलकुलेशन कभी करके देख लेना, एक्सपर्ट से मिल के देख लेना। तो इसलिए मेरा ये सजेशन है कि ईवी लेना बेटर है। और अभी लगभग जितने भी आप चेक करना कि जितने भी इंडियन ऑयल के चार्जर हैं उनके ऊपर जो चार्जिंग है, वो चार्जिंग स्टेशन यानी चार्जर आ चुके हैं, लगभग वो काम भी कर रहे हैं मोस्टली तो, और बहुत कुछ रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं। और एक हमारे पास अलग से एक कुछ और भी कंपनियां हैं जो लगभग 14 रुपये के रेट में ही चार्जिंग दे रही हैं। तो इसलिए जो ईवी है वो कहीं ना कहीं हमारी पॉकेट पे इतनी भारी नहीं पड़ती है। तो अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, जहाँ आपको अभी भी कोई डाउट है किसी भी टाइप का कि भाई आपको ईवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो आप कमेंट करें, और कमेंट करके आप मुझे बताएं और अपना नंबर डाल दें, मैं आपको कॉल करके सारी डिटेल दे दूंगा। लोन के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरीज लेनी हो, या फिर आपको आप कंफ्यूज हैं कि आपको किस में जाना चाहिए, बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पहले लगता था कि शायद मैंने गलत डिसीजन लिया है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि नहीं, मैंने सही डिसीजन लिया है। आज जब भी मुझे घर से निकलना होता है तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मुझे कितने किलोमीटर जाना है, और उसके बाद बस निकल लेते हैं, क्योंकि पता है कि जेब में पेमेंट हो या ना हो तो ईवी जो है वो पूरा साथ देती है। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। तो धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।